This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठशुद्ध नवमी दिनांक 19 जून 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 4 शंखं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो इसमें जो फिगर्स है पुरुष और स्त्री इन दोनों के फ्रंट व्यू और बैक व्यू, उसमें हम सॉफ्टवेयर में ऐसा कर रहे हैं कि ये फिगर्स तो सामने आएगी और जहां पे कुछ है वहां पे आप पॉइंट कर सकते हैं उस अवयव को और फिर उससे जुड़े संबद्ध जो लक्षण है वो सामने आ जाएंगे, तो उसमें से आप चुन सकते हैं। ये एक फैसिलिटी दी है और ओवरलैपिंग भी किया है, सुपरफिशियल व्यू, इंटरनल व्यू, इंटरनल अवयवों का व्यू इस प्रकार से, ताकि इंटरनल अवयव भी सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। स्केलेटन के बारे में भी इस प्रकार से सोचा है। तो अभी स्केलेटन मेटास्टेसिस, D3 वर्टिब्रा वगैरह ऐसा होता है, तो स्पेसिफिकली वहां पे हम शो कर सकेंगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ इस प्रकार की है। तो एक विजुअलाइजेशन इससे अच्छा इस प्रकार का हो जाएगा और फिर वो हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का होगा। आधुनिक चिकित्सा तपासण्या अन्य चिकित्सा सध्या चालवलेली औषध, तो ये एक अहम मुद्दा है। ज्यादातर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो एलोपैथी में बहुत कुछ करके उसमें कुछ हो नहीं रहा, इसलिए हमारे पास आते हैं। तो उनका एक डायग्नोसिस है, उनकी एक कुछ चिकित्सा चल रही है और ऐसे हालत में उनके डायग्नोसिस को हमें देखना है नहीं देखना है, इसके बारे में काफी बहस वैद्यों में होती रहती है और बहुत वैद्यों का ऐसा मानना है कि किसी की हमें जरूरत इस प्रकार की नहीं है। हम अपनी तरीके से निदान करेंगे, अपनी तरीके से चिकित्सा दे देंगे।
लेकिन होता है ऐसे कि अगर कोई गंभीर समस्या हो और हमारे ध्यान में नहीं आए और परिस्थिति अगर बिगड़ती गई तो वो केवल वैद्य को कोसेंगे नहीं, आयुर्वेद को भी कोसेंगे। ये आयुर्वेद वाले ऐसे हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हमारे ऊपर दुगनी जिम्मेदारी इस प्रकार की होती है। हमें आयुर्वेद तो करना ही है, तो हमें आयुर्वेद आना ही चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से निदान करना वगैरह ये सब बातें जरूरी इस प्रकार की रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा प्रांत नहीं है एलोपैथी का इस प्रकार का, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी जरूरी है। ऐसा एक मंतव्य इस प्रकार का है। और समाज नहीं मानता है कि आपको ये मालूम नहीं था और आपने उसको देखा नहीं है इस प्रकार से। और दूसरी बात ऐसी है कि लोग इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर ही ट्रीटमेंट की यशस्विता को जज करते हैं। तो अगर उनमें सुधार आया इन्वेस्टिगेशंस में, तो ही चिकित्सा जो है आपकी कार्य कर रही है और आपको सफलता मिली, ऐसा माना जाता है। अगर क्लिनिकली पेशेंट अच्छा होता है फिर भी इसमें बदलाव नहीं आता है या बिगड़ता जाता है, तो लोग मानते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा से कुछ हुआ नहीं, फायदा नहीं है और वो छोड़ देनी चाहिए, फिर से एलोपैथी के शरण में जाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो एलोपैथी के दृष्टि से सेट किए गए हैं और ये फार्मेसी ने ज्यादातर पैरामीटर्स सेट किए हैं। क्योंकि ये उस दवा से ये सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है या मीन लेवल पर इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं, ये उन्होंने प्रूव किया है उनके ड्रग्स के हिसाब से। और उसमें परहेज वगैरह आहार विहार का कुछ किसी का कुछ संबंध नहीं है, सिर्फ वो दवा लेते हैं तो ये रिपोर्ट्स अच्छे आने लगते हैं और क्लिनिकली पेशेंट को भी अच्छा महसूस होने लगता है, ये भी एक बात है। लेकिन ये टिकने वाली चीज नहीं है, बार बार हेतु सेवन होता है, बार बार मामला बिगड़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि बस अब आगे एलोपैथी में कुछ नहीं होने वाला, तो लोग हमारे पास घूमते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा नहीं कर सकेंगे कि नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ उसके बहकावे में न आइए, ये सबसे अहम है। क्रिएटिनिन 5-6 है तो भी एलोपैथी वाले डॉक्टर्स बता देंगे कि नहीं नहीं, आपको डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा, फिस्टुला करवा दो इस प्रकार से। और ज्यादा सिम्टम्स भी नहीं है, सूजन नहीं है या सांस नहीं है इस प्रकार से, फिर भी वो प्रेशराइज करना आरंभ कर देते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है और साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ऐसे हालात में ये ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, इसको हम कम से कम मेंटेन तो कर सकते हैं, ये तो हम लोगों को बता सकते हैं। और फिर परहेज और दवाइयों के साथ क्रेटिनिन, यूरिया या फिर यूरिक एसिड, फास्फोरस वगैरह, पोटेशियम, इनके ऊपर ध्यान रखेंगे और ये अगर पैरामीटर्स अच्छे रहते हैं तो ठीक है, लोग फिर से ये मानेंगे। वो लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देते, सूजन बढ़ गई है या सूजन कम हो गई है उसका कोई लेना देना उनको नहीं है। वो फिर क्रिएटिनिन 7.4 था, अब 7.6 हो गया तो ये बिगड़ गया, इतना ही समझते हैं। कोविड-19 में लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ये जो चेंजेस है ये इतने आसानी से बदलने वाले नहीं है। सिम्टोमेटिकली पेशेंट अच्छा हो जाएगा, सर्कस्टीवन है वो बंद हो जाएगा, सांस में तकलीफ नहीं रहेगी। फिर भी एक्सरे निकालेंगे, एचआरसीटी करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, वो तो वैसा ही है। तो लोग मानेंगे नहीं, लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये अभी ऐसा ही है तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में काफी हद तक सोचना चाहिए, सिर्फ हमें उसके बहकावे में नहीं आना है, ये सबसे अहम मुद्दा है।
वो हम देखे, इस प्रकार के जो पैरामीटर्स है उनके वो देखे, लेकिन उसी पैरामीटर्स को लेकर ये करना है, ये बात छोड़ देनी है। दूसरी चीज जो है वो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स इसके आधार पर कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये बड़ा है तो ये देना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। इनफर्टिलिटी में ओम का साइज बढ़ नहीं रहा है, बढ़ा है तो रप्चर नहीं हो रहा है, इसके लिए वहां पे हार्मोन्स दे देते हैं। तो हमारे हिसाब में इन इन्वेस्टिगेशंस के सहारे अब क्या करना चाहिए, रप्चर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचना है। अनिल पाटिल का जो वेदिक्योर इस प्रकार का है वो ज्यादा काम वंध्यत्व पर है। जैसे ये रुद्रोक के लिए प्रचलन है, तो उन्होंने रुद्रोक को महत्व दिया और फ्रेंचाइजी स्थापन करके माधव बाग का जो है वो उसी प्रकार अनिल पाटिल का जो है वो ज्यादा वंध्यत्व में काम है इस प्रकार से। अभी प्रताप सिंह चौहान जीवा आयुर्वेद, उनके तो सभी रोगों के बारे में है और वो तो पूरा टेलीमेडिसिन है। और 192 कंट्रीज, 192 देशों में उनकी दवाई चलती जाती रहती है इस प्रकार से। और जो सेंटर्स है उनके टेलीमेडिसिन के, वहाँ 25-25 लोग काम करते हैं, 25,000 हर को तनख्वाह दी जाती है। तो इतने बड़े पैमाने पे ये सब कर रहा है। ये दोनों एमबीबीएस है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वहाँ जो भी जानकारी पूछी जाती है, अगर हम केरल का ट्रेंड देखेंगे तो केरल के ट्रेंड में तो एलोपैथिक की निदान, एलोपैथी का निदान और सीधा आयुर्वेद की चिकित्सा इस प्रकार का दिखता है। उनके केस पेपर में ज्यादा कुछ बातें नहीं रहती है, एलोपैथी के जो भी पैरामीटर्स है वो सब लिख देते हैं और सीधे चिकित्सा पर उतर आते हैं। वो सामावस्था निरामावस्था वगैरह देखते हैं या फिर वायु को देखते हैं, ये अहम चीज है। लेकिन हम जैसे इतनी डिटेल हिस्ट्री ले रहे हैं, उस प्रकार की डिटेल हिस्ट्री वहां पे नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि इन इन्वेस्टिगेशंस को हम नजरअंदाज करें, देखे ही नहीं ऐसा। तो देखे, सिर्फ उसी के आधार पर ट्रीटमेंट जज करना है, ये मूर्खता है। हमारा खुद का निदान होना चाहिए आयुर्वेद का, हमारी खुद की पद्धति होनी चाहिए कि चिकित्सा तत्व कैसे समझ में ले, और फिर वो पैरामीटर्स को भी साथ में रखे। पैरामीटर्स में सुधार होता है तो अच्छी बात है, पैरामीटर्स में सुधार नहीं होता है तो लोगों को कन्विंस करना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो फिर भी लोगों को कन्विंस करते रहना जरूरी है, और समाज मन में परिवर्तन लाना ये भी बहुत जरूरी है इस प्रकार का। अभी एक ब्लैक बॉक्स रिसर्च इस प्रकार का डब्ल्यूएचओ का मॉडल है कि जिसमें आरंभ में आधुनिक दृष्टि से इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी, फिर जो आपको ट्रीटमेंट देनी है वो देनी है, और ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद फिर से उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर परीक्षा की जाएगी, और उसमें अगर सुधार है तो आप बीच में क्या देते हैं उसको कोई लेना देना इस प्रकार का नहीं। लेकिन ये खास करके मॉडल चाइनीज आयुर्वेद के लिए उपयुक्त होगा ऐसा उनका कहना है। लेकिन पैरामीटर जो सेट किया है वो एलोपैथी के पैरामीटर्स। तो मुझे सबसे अहम लगता है कि आयुर्वेदिक पैरामीटर्स और क्लिनिकल पैरामीटर्स ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें अगर हम ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। उसमें अपने डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस है कि लाइफस्टाइल के बारे में, कि लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ये इम्प्रूव हुई या नहीं हुई, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से।
तो उनको अगर हम लेकर चलेंगे तो शायद ये मान्य होगा कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, उसके आधार पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई है, तो इतना तो सही परिणाम मिला है, चाहे डिसीज में बढ़ोतरी हो गई हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी काफी दिक्कतें हैं, तो बहुत बड़ा फॉर्म है अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इस प्रकार की देखनी है तो। और वैसे हमारे भी ग्रंथों में स्वास्थ्य के लक्षण बताए गए हैं, चरक निवास अध्याय 8 में। तो उनको हम अगर अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, और ये अगर है तो आप चिंता मत करो इसके बारे में सजग करना। अभी ये एक बड़ी भीति रहती है कि पैरामीटर्स अगर सुधर नहीं रहे हैं तो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट का कुछ फायदा नहीं है, ये लोगों के मन में बैठ जाता है। और एलोपैथी के डॉक्टर्स भी, बीएमएस डॉक्टर्स भी जो एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वही बताते रहते हैं, नहीं नहीं ये एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, और बाद में ये और बिगड़ता जाएगा वगैरह इस प्रकार से। तो संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जनम, ये जो अहम सूत्र है कि कारणों को ढूंढना और कारणों को टालना, ये एक आवश्यक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और जब तक कारण सामने नहीं आएगा तब तक वो टालने के बारे में कैसे कहेंगे। कल ही की केस थी कि कपल था, उस पत्नी का वजन बहुत ज्यादा था और 33 उम्र है। शादी हुई थी वो 26-27 बरस में हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो क्या। तो बोली नहीं, हमारा सेक्सुअल रिलेशनशिप रही ही नहीं है। तो ये मुझे चौंका देने वाली बात थी। तो मैंने छात्र था उसको बाहर जाने के लिए कहा। और फिर पूछा, तो बोली लव मैरिज था, बाद में मालूम नहीं कुछ थोड़ा सा फुसफुस इस प्रकार की होने लगी, अभी किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। फिर हमने अभी सोचा कि फिर से एक बार कोशिश करते हैं और अपत्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मेंटेलिटी ही नहीं है सेक्स करने के लिए इस प्रकार, मानसिकता ही नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हें एक बार फिर से डिसाइड करना है तुम्हें क्या चाहिए, और ये जो असंतुष्टि है, असमाधान है इस प्रकार से सेक्सुअल लाइफ में, वो एक बड़ा कारण बन जाता है, इसलिए परहेज नहीं रखा जाता, और फिर वजन कम नहीं हो रहा है, पीसीओडी की समस्या है, ये सभी बातें इसमें है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि ये संयोग से मैंने पूछा और फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर आगे के बारे में पता चला। तो जब तक कारण ढूंढ नहीं पाएंगे भली भांति इस प्रकार से, तब तक इसमें मार्ग निकलना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है, और वो हम ही कर पाते हैं। तो ये आयुर्वेद की खासियत है कि इस प्रकार की पूरी हिस्ट्री लेकर समझने की कोशिश करना मरीज को पूरे तरीके से, और सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार करके दवाइयों का प्रयोग करना या चिकित्सा तत्व का प्रयोग करना, ये हमारी खासियत इस प्रकार की है। तो अभी मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर हमें भी थोड़ा उतरना चाहिए। वेट कम हुआ या फिर हल्कापन महसूस हो रहा है और पचन सुधर रहा है, नींद अच्छी आ रही है वगैरह वगैरह, ये जो है उसमें विजुअल स्केल इस प्रकार का जो बताते हैं कि 1 से 5 अंकों में आप इसको बता दो कि पहले से नींद कितनी अच्छी है। 1 मिनिमम है, 5 अच्छी है, तो पहले 1 पे थे अब 2-3 पे पहुंच गए क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो विजुअल एनालॉग ये जो बात बताई जाती है कि जो सब्जेक्टिव इस प्रकार के पैरामीटर्स है उसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाए। पहले एक ही रोटी खाता था, अब 2 रोटी खा सकता हूँ, पचा सकता हूँ वगैरह।
किसी ना किसी तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए, तो लोग उसको मानेंगे। विजुअल एनालॉग अगर करेंगे तो लोग उसको मानेंगे। कितना परसेंट अच्छा है, 10% है, 20% है, 40% है, तो लोग कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे। और पहले इतना था, अब इतना है, तो ये भी विजुअल एनालॉग इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, अब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का बोलबाला है। और वो एविडेंस नेसेसरली इस प्रकार के कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे नहीं है। विजुअल एनालॉग के तरीके से हम इसके बारे में काफी कर सकते हैं। इसी के बारे में पैरामीटर्स डेवलप करना, ये एक हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार करेंगे, चाहे उसमें लैब टेस्ट वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विजुअल एनालॉग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचना है, तभी लोगों को हम बता सकेंगे कि नहीं, ये हमारे हिसाब में ये पैरामीटर्स सुधर रहे हैं। और फिर रोगी अच्छा लग रहा है, ये जो बाकी पैरामीटर्स है, इन्वेस्टिगेशंस वाले पैरामीटर्स है, वो बाद में सुधरेंगे इस प्रकार से। मेरी किताब में मैंने लिखा है कि जब इंश्योरेंस के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, तो पूरी एलोपैथिक के स्टिल इट इज इंडिविजुअल्स परसेप्शन एंड सब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल परसेप्शन को हम विजुअल एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे हिसाब में क्या है, ये भी देखने की कोशिश करो। और उसके हिसाब में क्या है, ये भी देखने की कोशिश करो। और केवल सब्जेक्टिव होने से ये बेहतर है, इतना तो निश्चित है कि हाँ, वो कह रहा है कि मुझे ठीक लग रहा है, हम कह रहे हैं कि वो ठीक सुधर रहा है, इस प्रकार से इसको कोई मानेगी नहीं। कम से कम विजुअल एनालॉग होगा, नहीं तो ये डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स आते ही नहीं इस प्रकार से। तो विजुअल एनालॉग इसीलिए आया कि सब्जेक्टिव पैरामीटर्स को ऑब्जेक्टिव में कैसे परिवर्तित करें। तो ये मैं समझता हूँ कि यद्यपि ये इंडिविजुअल परसेप्शन है, सब्जेक्टिव है, तो भी इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, और पहले से ये बेहतर इस प्रकार का है। तो जो इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार की जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, और फिर इंश्योरेंस देना है नहीं देना है वगैरह के बारे में सोचा जाता है, तो उसमें मैं 4 कैटेगरीज रखता हूँ। एक कैटेगरी जिसमें है, इसमें मरीज को सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, वो उसे लगता है कि वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में भी कुछ नहीं पाया जाता, सभी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल इस प्रकार के रहते हैं। तो ये एक कैटेगरी इस प्रकार की होगी। एक डी कैटेगरी है जिसमें मरीज को भी लगता है कि उसको कुछ तकलीफें है, लक्षण है, और इन्वेस्टिगेशंस भी अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या शुगर लेवल बढ़ी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब पहले वाले में हम मानकर चलते हैं ए में कि सब कुछ ऑलवेल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन लाइफस्टाइल में झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा, अरे इसको तो आदतें है, बुरी आदतें है, लाइफस्टाइल उसकी ठीक नहीं है, कुछ भी खाना पीना कैसे भी खा रहा है, सेहत पहले से अच्छी है इसलिए अब ये सहन कर रहा है, लेकिन यही सिलसिला चलता रहेगा तो ये जरूर बीमार हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल को देखे बगैर इसमें जो परसेप्शन होगा वो गलत इस प्रकार का हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि वो उस लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, व्यायाम कर रहा है, योग कर रहा है, और हेल्थ मेंटेन है, अच्छी बात है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन लाइफस्टाइल को कौन देखता है, लाइफस्टाइल कोई देखता ही नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और स्ट्रेस है ज्यादा हो तो भी वो वैसे ही नहीं रहने वाला। अब जो चौथा ग्रुप है, डी ग्रुप जो है, उसमें एलोपैथी सोचती है कि बस इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर की गोली दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसके लिए एक गोली दे दो, शुगर बढ़ गई है तो उसके लिए एक गोली दे दो, या शुरू करो।
बस ये करने से अगर ये मीन लेवल पे आ जाते हैं तो ठीक हो गया, ऐसा एलोपैथी समझती है। और लोग भी समझते हैं, इतना ही करना है। उसमें मूल रूप से लाइफस्टाइल को देख के, कारणों को देख के उसको टालने का उपदेश होना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हमें सलाह देनी चाहिए, तो ये मूल रूप से सुधरेगा और ये पैरामीटर्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एलोपैथी का कहीं भी इसके बारे में बहस नहीं है। हाँ, सिर्फ ये गोलियां ले लो या इंसुलिन ले लो और शुगर नॉर्मल हो गई, बस बस आगे कुछ नहीं करना है। तो ये मूर्खता है वास्तव में। तो दोनों से ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में सलाह मिलती है, ऐसा नहीं है। और जो दो ग्रुप्स है, बी और सी, इसमें बी में पैरामीटर्स अच्छे नहीं है। कुछ ब्लड प्रेशर दिख रहा है ज्यादा बढ़ गया, शुगर दिख रही है, कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, लेकिन मरीज को कुछ नहीं हो रहा। मरीज कहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और मैं आसानी से जी रहा हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, बराबर नहीं है, ये गलत है। तुम्हें इन सभी के बारे में ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, शुगर लेवल कम करनी पड़ेगी, हाइपरटेंशन जो है वो कम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर ये दवाइयाँ शुरू करो, ये वहां पे सलाह दी जाती है। और एक बार ये पैरामीटर सेट हो गए तो कहेंगे हाँ ठीक है, अब तुम ठीक हो, इस प्रकार से। और जो सी ग्रुप है, उसमें मरीज को लगता है कि मुझे भूख ठीक मेरे से नहीं लग रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे एनर्जी लेवल कम हो गई है, लेकिन सब पैरामीटर्स नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है, बीएसएल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो बताते हैं कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम खामखा चिंता करते हो, ये मामूली बातें हैं, भूख नहीं लग रही है, मोशन साफ नहीं आ रही है, वगैरह मामूली बातें हैं। तो खाओ पियो मजा करो, इस प्रकार से। और कुछ करने की, दवाइयाँ लेने की वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। तो ये भी मूर्खता है, ये बड़ी भूल है। वास्तव में अगर मरीज कुछ बता रहा है, सिम्टम्स बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल है, शरीर में कुछ बिगाड़ है, ये दिखाने वाला है सिग्नल है। और फिर रेड सिग्नल है तो भी क्या होता है, चलते हैं आगे। इस प्रकार से अगर हम वही सिलसिला चालू रखते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर रोग का शिकार इस प्रकार का हो जाए। और मल प्रवर्तन अच्छा नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, एनर्जी नहीं, ये हमारे हिसाब में दुर्लक्षणीय इस प्रकार के तो नहीं है सिम्टम्स। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये जो सी ग्रुप है उसमें परहेज बताने की या उस दवा औषध देने की या आहार विहार में परिवर्तन लाने की सलाह देना बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ सलाह नहीं देते। तो ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के ऊपर अभी जो एलोपैथी कर रही है, खास करके इंश्योरेंस के बारे में, वो पूरा गलत गलत तरीका है, वो अधूरा ज्ञान है। पूरे तरीके से मरीज को देखते नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में पूछते नहीं है और खाने पीने के बारे में बताते नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मेरा एक सुझाव ऐसा था कि इसके साथ में लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी रखा जाए और वो पूरी लाइफस्टाइल समझ लेगा और उसके बारे में सुझाव देगा। अभी क्या होता है, सब रिपोर्ट्स लेके एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो देखता है हाँ शुगर तुम्हारी बढ़ी है, ये दवा शुरू करो, प्रोस्टेट इतनी बढ़ी है, ये दवा शुरू करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उसमें कोई लाइफस्टाइल का जिक्र ही नहीं होता। परसों महेश झगड़े का एक लेख था, शायद सकाळ में था, और जो मैं बात बता रहा हूँ वही उन्होंने उसमें लिखी थी कि अभी WHO वगैरह, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का कुछ संबंध नहीं रहा उसमें, वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन ये बन गई है। क्योंकि सभी जो जिक्र है वो मरीजों के बारे में जिक्र है, रोगों के बारे में जिक्र है, उसको टालने के हिसाब से कुछ नहीं है।
और सच्चे रूप में स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य संरचना क्यों कहती है? सभी जो डॉक्टर का व्यवहार कर रहे हैं वो भी सभी मरीजों से व्यवहार हो रहा है। स्वास्थ्य टिकाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं है। तो ये सबसे अहम मुद्दा है कि अगर दवाइयों के बारे में हम इतना प्रचार प्रसार वगैरह करते रहते हैं कि ये दवा ले लो तो च्यवनप्राश ले लो तो कोविड-19 में प्रोटेक्शन मिल जाएगा वगैरह, ये तो आयुर्वेद की दवा है तो ठीक है, कम से कम नुकसान तो नहीं करती है इस प्रकार से। लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, दवाइयां शुरू कर देते हैं, ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज की हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो हानि करने वाली इस प्रकार की चीज है। अगर सिम्टम्स नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पैरामीटर्स अगर इस प्रकार से बदल गए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतना तो समझ लेना चाहिए। और फिर लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें वगैरह वगैरह ये सब देख के उसके बारे में सलाह देनी जरूरी है कि ये करो, दवाइयों का प्रयोग मत करो, योग व्यायाम वगैरह ये सब बातें बता दो और पैरामीटर्स पर ध्यान रखो। अगर इस प्रकार के पैरामीटर बदल जाएंगे केवल खाने पीने में बदलाव लाने से या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवा देने से, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ एलोपैथी की इस प्रकार की दवा देकर जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तो अभी भी एलोपैथी भी और आयुर्वेद भी रोगियों के ऊपर काम कर रहे हैं, स्वस्थ के ऊपर काम ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो एलोपैथी में ये ताकत ही नहीं है इंडिविजुअल लेवल पर विचार करने की, वो तो सामूहिक के बारे में सोचते हैं। डब्ल्यूएच में प्रत्येक पॅथीच्या तज्ञाची नियुक्ती झाली पाहिजे। वैसे है आयुर्वेद का तो ये कोई आदमी है, चाइनीज ज्यादा है वहां पे डोमिनेंस। और होम्योपैथी के बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे कोई है क्या वहां पे, या योग के बारे में कोई है क्या, नहीं है मालूम नहीं। लेकिन फोकस डिसीज के ऊपर है, तो फोकस डिसीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए कि स्वास्थ्य कैसे बना रहे, इसके बारे में सोचना है। अभी पुणे में बीच में एक साइकिल की मूवमेंट हुई थी, साइकिल्स किराए पर उपलब्ध कराई थी और कुछ लोग प्रयोग कर रहे थे, उसका प्रयोग इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी मेंटेनेंस अच्छा नहीं हुआ वगैरह वगैरह और फिर ये बंद कर दी योजना इस प्रकार से। ये अच्छी शुरुआत थी। अगर मुझे नजदीक कहीं 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ही जाना है तो साइकिल लेके जाऊंगा, साइकिल खरीदने की जरूरी नहीं है, वहां पे छोड़ दूंगा, वहां से दूसरी साइकिल मिलेगी, वापिस आ सकते हैं या फिर दूसरी कहीं जगह पे जा सकते हैं। तो इसमें व्यायाम भी होता है, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है और सेहत सुधरती है। तो इस प्रकार के बारे में हमें सोचना है कि अभी कारपोरेशन ने काफी जगह व्यायाम के साधन लगाए, मुफ्त है, बगीचों में है, बगीचों के बाहर भी है। अभी यहाँ बगीचों में भी है, नजदीक हमारे यहाँ एक बगीचा है और उसके बाहर भी ये साधन लगाए हैं, बाहर लगाए हैं। तो ये लॉकडाउन के समय में भी मैं हर रोज व्यायाम करने के लिए वहां जाता था, अभी भी जा रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, इसमें सभी समाज शामिल होना चाहिए कि हाँ हमें नियमित रूप से व्यायाम करना है और मुफ्त में मिल रहा है ये सब इस प्रकार से। मेरा तो सुझाव है कि इसके साथ में बिजली का निर्माण भी अगर हम करेंगे, व्यायाम करना ही है तो साइकिल चलाते हुए बिजली का निर्माण करेंगे, जैसे डायनामो होता है उस प्रकार से बिजली का निर्माण करेंगे तो ये भी अच्छी बात है इस प्रकार से। कुछ हद तक तो कुछ तो उस बिजली का प्रयोग हो सकता है। मैंने एक एनर्जी पार्क की कल्पना की थी कि जो ऐसे रास्ते के नजदीक पार्क्स है, गार्डन्स है, उसमें एक हिस्सा एनर्जी पार्क करके रखने का है और ये स्टैटिक इस प्रकार के कुछ
व्यायाम प्रकार होनी चाहिए, उसमें बिजली निर्माण होगी, वो वहां पे अगर कोई सिग्नल है तो उसके लिए प्रयोग में लानी है। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि एक कोई वॉचमैन वगैरह रखना पड़ेगा, लेकिन वैसे वॉचमैन होता ही है इसमें। कंपनी आपको एडवर्टाइज करने के लिए कहेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी एडवर्टाइज करने के लिए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें स्वास्थ्य कैसे बनाते रखना है, इसके बारे में सोचना। जैसे अभी मैकडोनाल्ड्स केएफसी वगैरह है, उसी प्रकार से हेल्दी फूड चेन क्यों नहीं निर्माण हो सकती। हाँ, हमारे हिसाब में जंक फूड फास्ट फूड खाना उचित नहीं है, लेकिन लोगों को परिवर्तन चाहिए खाने में। एक ही खाना खाते रहेंगे तो तंग आ जाएंगे इस प्रकार से। तो उनको परिवर्तन चाहिए, इसलिए ये एडिक्शन बनाने वाले इस प्रकार के फूड दे देते हैं, जंक फूड फास्ट फूड दे देते हैं। तो उसको टालकर अगर हम इस प्रकार से हेल्दी फूड ये शुरू करेंगे, ये बीच में पोली भाजी ये जो शुरू हुआ, रोटी सब्जी, ये अच्छा प्रचलन हुआ, क्योंकि पहले ये लोग वड़ा पाव खाते थे, उससे तो बेहतर है कि रोटी सब्जी खाएंगे इस प्रकार से। अब ये शिव थाली की चर्चा चल रही है, और शिव थाली मुफ्त कर दी है। कौन से लोग फायदा उठाते हैं मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कुछ तो गरीब ऐसे होंगे कि जो जिनको उसका अच्छा फायदा इस प्रकार का मिल रहा हो। लेकिन इन सभी के बारे में हमें सोचना है कि स्वास्थ्य कैसे बना रहे। तो आहार विहार इन सभी के बारे में अगर लोगों को सजग करते रहेंगे। मैंने एक ऐसा भी सुझाव दिया था कि ये जब इंश्योरेंस लिया जाता है, उसने अगर उसके साथ में जिम ज्वाइन कर ली या कुछ योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली इंश्योरेंस लेते लेते, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको कुछ मुनाफा देना है। जैसे एक्सटेंडेड लाइफ कवर होता है कि 5 बरस का लिया है और एक छठा बरस मुफ्त में आपको रिन्यू हो जाएगा इस प्रकार से। या फिर नो क्लेम बोनस होता है कार वगैरह के बारे में। क्या अगर बरस में आपका कुछ भी क्लेम नहीं रहा तो नो क्लेम बोनस मिलता है, और ये एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, हाँ ठीक हम गाड़ी अच्छी तरीके से चलाएंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे। उसी प्रकार से अगर हेल्थ के कुछ पैरामीटर्स, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स इस प्रकार से सेट किए जाएंगे और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि मैं जिम में जा रहा हूँ, मेरा वजन कांस्टेंट है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है वगैरह वगैरह, ये किया जाता है। हम्म, लेकिन मेरी भूख भी अच्छी है, मेरे एनर्जी लेवल अच्छी है, मेरा पेट अच्छे तरीके से साफ होता है वगैरह वगैरह। ये अगर पैरामीटर्स बनते रहते हैं, या मेरा बाहर का खाना बहुत कम है, घर का ही खाना खाता हूँ, ऑर्गेनिक खाना खाता हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है, क्योंकि क्लेम्स नहीं आने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको मुनाफा दे सकती है कि ठीक है तुम्हें और एक्सटेंशन इस प्रकार के दे देंगे, 5 बरस का तुमने लिया है, एक छठा बरस वे दे देंगे इस प्रकार से। तो हमें अलग तरीके से सोचना है। फार्मेसी का भी रोल आयुर्वेद में काफी उसके लिए अच्छी अच्छी बातें हैं। अभ्यंग का तेल है, उद्वर्तन है, या फिर नस्य है, बालों का तेल है, और च्यवनप्राश जैसे कई औषधियां हैं जो रसायन के स्वरूप में है, या फिर स्वास्थ्य बढ़ाने वाले इस प्रकार के हैं। तो उनके प्रचलन में ज्यादा रुचि रखे, ऐसी अगर बात हो सकती है। नेचुरल फूड अवेलेबल करना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार। जैसे मैंने ये नदियों के बारे में कहा कि शहर में जो नदियां हैं वो पूरे गंदी हो गई है पूरी तरीके से, ये नदी रही ही नहीं। ये सिर्फ केवल जो वेस्ट वाटर है
ये बहने वाला है, केवल वर्षा ऋतु में उसमें पानी आएगा, नहीं तो ये पानी है ही नहीं उसमें। तो उसके किनारे पर ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, जो भी ये मैला पानी है वो अलग करके उसमें उस मिट्टी में जाए और वहां पेड़ पौधे उगाएंगे। वो अच्छी तरीके से उगते हैं क्योंकि उनके लिए खाद्य है। तो फिर जो सब्जी फल वगैरह सब बनाने हैं वहां वो ग्रीन बेल्ट में बनेंगे। लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, नैसर्गिक खाना मिलेगा, और ये मैला पानी की समस्या भी कम हो जाएगी। अभी ये बड़ी समस्या दूसरी केमिकल वेस्ट की है। तो ये सब नदियों को दूषित कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे सोचना है, ये एक अलग चीज रहेगी। उसका प्रयोग कम से कम करना है जहां तक हो सके। तो ये कारखाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका जो वेस्ट मटेरियल इस प्रकार का है वो प्रदूषण नहीं करे इस प्रकार से, और उसका उपद्रव मूल्य उसमें लगाना चाहिए। वसुंधरा टैक्स जो मैंने बात कही थी कि उसका एक उपद्रव मूल्य होता है, न्यूसेंस वैल्यू। अभी नैसर्गिक साधन सामग्री का बहुत ही अपव्यय कर रहे हैं। 1 किलो शक्कर बनने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है, जो वाटर फुटप्रिंट कहा जाता है। तो शक्कर की कीमत इतनी क्यों कम हो रखी है? वो ऐसे ही 100-200 रुपए किलो होनी चाहिए, तो लोग उसका इस्तेमाल कम करेंगे। अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, और ये तो बाहर से आ रहा है, तो उसके बारे में हमें सोचना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए अगर साइकिल को प्रोत्साहन देते हैं, चलने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। प्रदूषण भी कम हो जाएगा, व्यायाम भी हो जाएगा, और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केवल ये पैरामीटर्स जो है, इन्वेस्टिगेशंस वाले पैरामीटर्स है, उन्हीं को ध्यान में नहीं रखना है। हमारे हिसाब में दूसरे कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में परिवर्तित करके देख सकते हैं, तो ये बेहतर इस प्रकार का होगा। और डब्ल्यूएचओ जैसी संगठन वो रहने दो, दूसरी संगठन निकालेंगे कि इसमें समविचारी इस प्रकार के लोग होंगे, पर्यावरणवादी इसमें होंगे, और वो सभी मिलकर वसुंधरा का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हम बाकी पेड़ पौधे और बाकी प्राणियों का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, और आदमियों का, मनुष्य का भी स्वास्थ्य कैसे बना रहे, इसके बारे में सोचें। तो नैसर्गिक पद्धति से खेती करना, ये वृक्ष तोड़ जो हो रही है वो उसको रोकना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, एक कार्बन फुटप्रिंट भी है इसके बारे में। इतने बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो रहा है, और उसको कन्वर्ट करने वाली सिर्फ सिर्फ वनस्पतियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बाहर देती है। तो हम दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक वनस्पतियों को तोड़ रहे हैं, जंगल तोड़ रहे हैं, और ये कन्वर्ट करने का नतीजा निकल रहा है, तो ये बदलाव आ रहा है। और दूसरी जगह ये पेट्रोल डीजल वाले वाहनों से कार्बन बढ़ाते रहते हैं। अभी दिल्ली में जब प्रदूषण इतनी बड़े पैमाने पर पहुंच गया, तो वहां पे सार्वजनिक वाहतुक सीएनजी पर आ गई, और उसमें काफी सुधार आ गए। तो उसके बारे में काफी बहस हुई। जैसे कि पूरा फॉग छाया है प्रदूषण का, ऐसी स्थिति आ गई थी, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए ये जरूरी इस प्रकार का था। तो पेट्रोलवर मिळणारा टॅक्स ही गव्हर्नमेंटचा मोठा अर्निंग सोर्स आहे, म्हणून ते सायकलच्या वापराला प्रमोट करत नाही करत. सेल्फ मोटिवेशन फॉर साइकिल यूज इज ओनली सोल्यूशन। वैसे ये मद्य के बारे में भी है। बाकी सब चीजों के लिए जीवन आवश्यक वस्तु जो है, किराना वगैरह इस प्रकार का, दूध वगैरह है, वो जीवन आवश्यक है उसमें। लेकिन दारू भी सिर्फ जीवन आवश्यक बंद नहीं। शनिवार रविवार बाकी सब बंद है, लेकिन मद्यपान चालू है। तो इसमें रेवेन्यू मिलता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है।
तो इकोनॉमी के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी हमारी हैम्पर न हो जाए, फिर भी जो मुनाफा मिले वो अच्छी तरीके से मिले। चाणक्य का एक कहना था कि इनकम टैक्स जो है वो 16% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 30-40% तक है। तो इस प्रकार का इतना बड़ा टैक्स होता है, तो फिर लोग उसको नहीं देने के पक्ष में हो जाते हैं और किसी न किसी तरीके से वो टैक्स इवेजन करते रहते हैं। तो ये 16% से अगर ज्यादा नहीं है तो लोग दे सकते हैं कि ठीक है, इतना तो मुझे गवर्नमेंट को देना है इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ ये केवल वैद्यकीय समस्या नहीं है, ये बहुत शास्त्रों की बहुत तरीके से देखने की समस्या है। अभी जो मैं चित्तौड़े काका का कर रहा हूँ, वो नवोविध सर्वांगीण नवोविध आरोग्य इस प्रकार से, इसमें सामाजिक आरोग्य के बारे में अभी बहस चल रही है, पर्यावरणीय आरोग्य के बारे में बहस हुई है। तो पर्यावरणीय आरोग्य, इसमें ये सब मुद्दे आए थे कि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम बचेंगे, पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। और हम ही ने पर्यावरण को बिगड़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अभी ये सेंट्रलाइजेशन जिस प्रकार का हो रहा है और शहरों में सब सुविधाएं हैं और देहातों में कुछ भी सुविधाएं नहीं है इस प्रकार से, तो स्वास्थ्य बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, उसको समझ लेना है। शहरांमधील दोन ठिकाणांमधील अंतर हे सर्वात प्रथम कारण आहे सायकल न वापरण्याचे। त्यासाठी अंतर कमी होण्यासाठी काही करावे लागेल, त्यामुळे पेट्रोल वाहनांना पर्याय नसतो। लेकिन ये भी बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं है। एक बार हमारे पास स्कूटर है, स्वयंचलित वाहन है, तो नजदीक जाना है तो भी मैं साइकिल का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं स्कूटर से ही जाऊंगा या चलने की बात नहीं करूंगा। और उसके लिए कारण दे दूंगा कि मुझे समय नहीं है। हाँ, इसमें किसके बारे में एक लेख आया था कि इस प्रकार से लोग समय बचाकर उसका क्या करते हैं। वो ऐसे ही अगर व्यर्थ गवा देते हैं समय बचाकर। अभी ये जो सब उपकरण बने, घंटों का काम मिनटों में, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह से लेकर, उसमें काफी समय बच जाता है, ये सही। लेकिन उस बचे हुए समय का हम ज्ञान प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेहत सुधारने के लिए, व्यायाम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो समय बचाना उचित है, लेकिन उस समय का भलीभांति उपयोग होना चाहिए। तो ये मानसिकता बन जाती है, नजदीक भी जाना है तो चलते चला जाऊं, या ऐसा नहीं है स्कूटर लेके जाऊंगा इस प्रकार से, और बहाना बनाऊंगा कि मुझे समय नहीं है तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य आता है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, ये जब तक मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में प्रयास नहीं होंगे। और मेरी सेहत अच्छी हो रही है इसके बारे में मुझे खुद समझना चाहिए। हाँ, पहले से मोशन अच्छे हो रहे हैं, भूख लग रही है, एनर्जी लेवल बढ़ गई है वगैरह इस प्रकार से। तो चाहे उसके बारे में भी लेना करने की कोशिश करे और फिर उसको देखते रहे, हाँ ठीक है, ये सुधर रहा है इस प्रकार से। अभी सभी बातें सरकार ने ही करनी है, इस प्रकार का एक प्रचलन हो गया कि नैसर्गिक आपत्तियां आती है तो हम कहेंगे ये चक्रवात इस प्रकार का आ गया, अब इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो सरकार को हमें मदद करनी चाहिए वगैरह इस प्रकार से। मैं मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है इसमें, लेकिन सरकार से मदद कितने लोगों को मिलती है, कब मिलती है, उसका कितना फायदा होता है, ये सभी विवाद्य मुद्दे हैं, सभी में राजकारण है। तो हम ही सहकार पद्धति से इकट्ठा आए और उसके बारे में सोचे। ये सबसे अहम मुद्दा मानवता, इसके बारे में होनी चाहिए। और जो
रियल नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, उनके पास ये पहुंचे। पिछले बरस में जब ये बाढ़ आ गई थी कोल्हापुर सांगली, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए और मदद दे दी इस प्रकार की। उसमें ठगाने वाले भी लोग थे कि जो भी मदद आएगी तो उसको कैसे हमारे पास ले लेना है। 5 लाख 10 लाख असे काहीतरी लिमिट लावले पाहिजे की यापुढे त्या लोकसंख्या वाढणार नाही। वाढायला लागल्या की नवीन शहर बसवायचे। पंचक्रोशी की संकल्पना अच्छी है, शहर नहीं बसाना है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। गांधी जी का ये कहना था कि पंचक्रोशी निर्माण करो, सेल्फ सफिशिएंट करो। जो भी अनाज है वो वहीं पे उगेगा, शिक्षा पद्धति भी वहीं पे रहेगी। इस प्रकार से सभी प्रकार के उद्योग जो है वो वहीं पे रहेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। तो ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, शहराची, हाँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन यही मुद्दा इसमें है। अब बंबई शहर क्या बन गया है? लोग वहां पे आते रहते हैं क्योंकि वहां रोजगार मिलता है। देहातों में रोजगार नहीं मिल रहा, तो डिसेंट्रलाइजेशन में देहातों में रोजगार उपलब्ध होना जरूरी है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होने जरूरी है। मैंने एक सुझाव दिया था कि नैसर्गिक खेती करें। ऑरोविल ऐसा ही है। ऑरोविल मैं पूरी तरीके से देख नहीं पाया उनका जो है, कि वहां पे जाके फिर अपॉइंटमेंट लेनी है वहां के देखने के लिए, 2-3 दिन में से रुकना पड़ता है। लेकिन पूरी संकल्पना क्या है? एक ग्लोबल विलेज के जरिए इस प्रकार की संकल्पना है, तो अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। वाड़ा में नजदीक यहाँ पे बोलो ये इको विलेज है, इस्कॉन के द्वारा, वो भी 100 एकड़ के ऊपर है। वो भी बहुत अच्छा है, उसमें काफी ये संकल्पना ये की गई। मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख ने इस प्रकार का चित्रकूट में प्रयोग किया था, वो भी अच्छा इस प्रकार का रहा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आरोग्य कैसे बना रहे, इसके बारे में सोचना है। और फिर जो गलतियां हैं वो कैसे सुधरे, और अच्छी बातें को कैसे हम इनकारपोरेट करें, इसके बारे में अगर वो सोचते रहेंगे, कुछ प्रयोग इस प्रकार से करते रहेंगे, तो बदलाव आएगा। ऐसी स्थिति नहीं है कि बदलाव नहीं आएगा। कोई भी मूवमेंट जो शुरू होती है वो शुरू में बहुत छोटी इस प्रकार की है। अभी सुभाष पालेकर जो काम कर रहे हैं कि देसी बीज और नैसर्गिक खाद्य वगैरह इस प्रकार से जीरो बजट फार्मिंग, ये जो बात कर रहे हैं, उसको शुरू में तो विरोध हुआ ही है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन आज उनके फॉलोअर्स है, अनुयायी है, और जितने बड़े पैमाने पर ये बढ़ते जाएंगे उस प्रकार के वसुंधरा का स्वास्थ्य सुधरता जाएगा। हाँ, हाँ, आज उनका उनके ऑनलाइन लेक्चर है टेरेस गार्डन पर, सुभाष पालेकर का। जेएसवीसी में डालेंगे किसको? 11 होता है ना, मला वाटतं काहीतरी दुपारी आहे का? तो हमें इस दृष्टि से देखना है। केवल हम हमारे क्लिनिक करेंगे, जो मरीज जाते हैं उनको ट्रीट करते रहेंगे, बस इतना काफी है, पैसे कमाएंगे, नाम मिलेगा, इतना काफी नहीं है। तो मूल रूप से अगर इस समस्या को देखना है तो स्वास्थ्य बिगड़ने वाले कारण क्या है, चाहे हमारे तरीके से हो, चाहे शासन के तरीके से हो, चाहे नैसर्गिक उत्पाद कुछ हो रहे हो, कुछ भी हो, उन सभी कारणों को जानते हुए फिर उसमें सुधार कैसे लाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। और ये मूवमेंट बन जानी चाहिए कि हाँ, हमें इस प्रकार से हमारा और पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाए रखना है, इस प्रकार से।
तो शायद अगली पीढ़ी जो है वो अच्छी होगी, कैंसर वगैरह का पर ये रोग कम हो जाएगी, इस प्रकार की बीमारियां कम हो जाएगी, डायबिटीज कम हो जाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और स्वास्थ्य बना रहेगा। सुजल सुफल इस प्रकार की होगी। तो लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। दिलीप कुलकर्णी और पौर्णिमा कुलकर्णी वहां दापोली के नजदीक है, पौर्णिमा वैद्य है उसमें, पर्यावरणवादी है, और उन्होंने भी काफी तरीके बताए हैं कि वो जिस तरीके से वहां पे रह रहे हैं, मैं उनके घर पे जाके आया हूँ। तो एक आदर्श पर्यावरणवादी जीवन कैसा होना चाहिए उसका एक नमूना है। लेकिन अगर हम इसके बारे में देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, तो काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाए। तो हमें सिर्फ हमारे क्लिनिक के जरिए नहीं देखना है। मैंने काफी प्रयास, मेरे जो अमेरिका में मुलाकातें हुई है, आयुर्वेदीय जीवनशैली आरोग्याची गुरुकिल्ली, आयुर्वेद आहार जीवनाचा आधार, ॲलर्जी आणि आयुर्वेद, हार्मोन्स आणि आयुर्वेद, कॅन्सर, हार्ट डिसीज आणि आयुर्वेद वगैरह। तो मैंने काफी प्रयास इसके बारे में समाज में जागृति लाने के लिए किए हैं, और भी करता रहता हूँ। वैद्य पूर्णिमा जी का एड्रेस कहाँ बताया? बताया नहीं, दापोली के नजदीक है। तो जा सकते हैं। टेरेसर गार्डनचा व्याख्यान 26 जूनला आहे। ना आज 19/7 अगले शनिवार को है। ठीक है, ऑनलाइन है तो ज्यादा अच्छा। सुभाष पाळेकर, टेरेस गार्डन प्रशिक्षण शिबिर अनुभव कथन मराठीत 2 टप्प्यात होणार आहे। सुभाष पाळेकर, ज्योती शाह, मोनिका देशमुख, श्री रावसाहेब, मनीषा वानखेडे। शनिवारी दुपारी 1:30 ते 4:30 आणि सायंकाळी 6 ते 9 युट्यूब चॅनलवरची लिंक। नैसर्गिक शेती पद्धतीने छतशेती, टेरेस गार्डनिंग कशी करावी, ते कुटुंबाला लागणार वर्षभर नैसर्गिक भाजीपाला, फळे फुले, मसाले, ऊस आपल्या घरात शेतावर कसे पिकवता येईल। शेती करणं अशक्य आहे, त्या कुटुंबासाठी घरपोच नैसर्गिक भाजीपाला, फळे, धान्य, गूळ, लाकडी घाण्याची शुद्ध नैसर्गिक खाद्यतेल इतर प्रक्रिया, कृत खाद्यपदार्थ कसे उपलब्ध होतील, त्यासाठी आता सुरू असलेली व्यवस्था कशी आहे, यावर अनुभव कथन। SPNF छतशेतीचे अनुभव कथन। देशी गाईचे शेण, गोमूत्र इत्यादी साहित्य कसे उपलब्ध करता येईल, इच्छुक शहरवासियांना नैसर्गिक विषमुक्त पोषण मूल्य व औषधी मूल्याने संयुक्त भाजीपाला, फळे, फुले, इतर प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थ थेट उत्पादक नैसर्गिक शेतकऱ्यांकडे जाऊन तिथे हे तंत्र दिवसभर समजून घेऊन त्यांचे शेतात दिवसभर श्रमदान करून उत्पादक शेतकरी व ग्राहकांचे दलाल मुक्त मध्यस्थ मुक्त संयुक्त कुटुंब कसे उभे करावे विस्ताराने चर्चा होईल। तरी आपण सर्वच शहरी ग्रामीण भगिनींना, मित्रांना, मुली संबंधीचा बांधा घ्यावा। ही पोस्ट सर्वच ग्रुपवर फॉरवर्ड करावी। इतर सेंद्रिय छतशेती करणाऱ्या भगिनींचे ग्रुप सुद्धा ही पोस्ट फॉरवर्ड करावी। तो ये अच्छी बात है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा देखना चाहिए, और तो ऑनलाइन है। सुश्रुत ने यहाँ पे 2 दिन का शिविर अटेंड किया था, चिंचवड़ में था, 2 दिन का था। ये तो ऑनलाइन है, तो ये तो घर बैठ के कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में हम ज्यादा सजग हो जाएंगे तो हम ये सिलसिला अभी खत्म करते हैं। किस पेकर के बारे में अगले गुरुवार से माधव निदान को लेकर आगे बढ़ेंगे। सोमवार को चरक को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्. Gardening as being able to reduce stress and improve mood with a reduction in symptoms of depression and anxiety. बहुत अच्छा है, तो उसको ध्यान में रखेंगे. ओम शांति शांति शांति. अग्नि के बाद बारे में लेक्चर होगा रात 9 बजे. वो लिंक भेजी जाएगी, जैसे मुझे मिलेगी वैसे मैं फॉरवर्ड करूँ. विरम्यते व्याख्यान व्यापार परश्वा अद्य रात्रौ वा परश्वा पुनर्